नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। कोरोना से जंग में आज का दिन बेहद अहम है। आज 3 हफ्ते के लॉकडाउन का 21वां यानी आखिरी दिन है। अब से 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के राष्ट्रीय संबोधन से पहले कई तरह के सवाल लोगों के जहन में। आज प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या बोलेंगे? क्या पीएम आज लॉकडाउन पार्ट 2 का ऐलान करने वाले हैं? क्या कुछ इलाकों में लॉकडाउन से छूट मिल सकती है? क्या अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री निर्माण कार्य और कृषि के लिए कोई ऐलान कर सकते हैं? कोरोना संकट के बीच यह तीसरा मौका है जब पीएम मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले 19 मार्च को उन्होंने देश को संबोधित कर जनता कर्फ्यू की अपील की थी। उसके बाद 24 मार्च को संबोधन में उन्होंने 3 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया था और अब आज तीसरी बार वो देश को संबोधित करने वाले हैं, ठीक 1 घंटे बाद। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान करेंगे, और इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए दूसरा सवाल लोगों के मन में यह है कि यह लॉकडाउन कितने दिन के लिए बढ़ेगा और इस लॉकडाउन में क्या उन इलाकों में छूट या रियायत दी जा सकती है जहां कोरोना के केसेस नहीं मिले बीते 14 दिन में। भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 10,000 के पार चला गया है। मौत का आंकड़ा 339 है। ऐसे में लॉकडाउन का एक्सटेंशन आज हो सकता है। पूरे हिंदुस्तान को इंतजार है जब 1 घंटे बाद पीएम मोदी देश को संबोधित करने सामने आएंगे तो बताएंगे कि लॉकडाउन 2.0 कब तक का होगा, कहां राहत मिलेगी और कहां सख्ती होगी। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। पच्चीस मार्च को लगाया गया लॉकडाउन आज खत्म होने जा रहा है। एक तरह से यह तय है कि प्रधानमंत्री इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसका इशारा प्रधानमंत्री खुद कर चुके हैं। 10,000 के करीब कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है और मौत का आंकड़ा 300 को पार कर गया है। इसलिए लोगों के जहन में सवाल है, लॉकडाउन 2.0 कितना अलग होगा? प्रतिबंध बढ़ने और घटने की उम्मीद कितनी है? घरेलू कंपनियों को छूट मिलेगी तो कितनी छूट मिलेगी? क्या दिल्ली और यूपी की तरह पूरे देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा जाएगा? संक्रमित मुक्त इलाकों को किन शर्तों के साथ और क्या छूट मिल सकती है? और इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल, किसानों को क्या राहत मिल सकती है? लॉकडाउन एक्सटेंशन का संकेत प्रधानमंत्री पहले दे चुके हैं, इस बात को कहकर कि जान भी और जहान भी। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ 4 घंटे तक मैराथन बैठक की थी। सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी ओर से लॉकडाउन को बढ़ाने के बाद प्रधानमंत्री से कही। अब समझिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए कि आगे कहां राहत मिल सकती है और कहां और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री वित्त मंत्रालय के सुझाव पर शर्तों के साथ घरेलू कंपनियों को लॉकडाउन में छूट दे सकते हैं। अर्थव्यवस्था पर लगे इमरजेंसी ब्रेक के बाद थमे हुए पहियों को रफ्तार देना बड़ा चैलेंज है। दूसरा, किसानों के लिए प्रधानमंत्री बड़ा ऐलान कर सकते हैं। देश भर में फसल की कटाई का वक्त है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कटाई नहीं हो पा रही। कुछ नए नियमों के जरिए किसान अपना माल खरीद और बेच पाएंगे। तीसरी बड़ी बात, फूड सप्लाई चेन यानी खाने पीने की दिक्कत लोगों को ना हो, इस बात पर प्रधानमंत्री का फोकस होगा। लॉकडाउन 2.0 का कल ट्रेलर दिल्ली में दिख चुका है। केंद्र के सभी मंत्रियों ने अपने दफ्तरों में काम शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने सतर्क और सजग रहने का फॉर्मूला मंत्रियों के साथ अफसरों को भी दिया है। ये बताता है कि शर्तों के साथ लॉकडाउन एक्सटेंशन के बाद काम शुरू होगा। ये समय हमारे संकल्प को बार बार मजबूत करने का है। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। इंडिया टीवी को कई सूत्रों से ये भी खबर मिली है कि दिल्ली की तरह पूरे देश को 3 जोन में बांटा जा सकता है, ताकि उन इलाकों की जिंदगी पटरी पर दौड़ती रहे जहां कोरोना मरीजों की संख्या सबसे कम है। रेड जोन यानी जहां कोरोना मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है, और रेड जोन में लॉकडाउन 2.0 में भी कोई राहत नहीं मिलेगी।
ऑरेंज जोन यानी जहां कोरोना वायरस के केस कम हैं, उन इलाकों में फसलों को काटने और लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होगा। ग्रीन जोन यानी जहां कोरोना के मामले नहीं है। ग्रीन जोन में शर्त के साथ कुछ छोटे उद्योग खुल सकते हैं। कंपनी को सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी होगी। तो प्रधानमंत्री आज क्या कहेंगे, यही सबके मन में सवाल है। और ये लॉकडाउन अगर बढ़ने जा रहा है तो कितना बढ़ने जा रहा है, ये सवाल है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली जुड़ गए हैं। नलिन भाई, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं। सुरेंद्र भाई, आपका बहुत स्वागत। और हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नलिन भाई, इतना तो अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसमें ये लॉकडाउन बढ़ने वाला है। ऐसे में पीएम जब 10 बजे आएंगे तो क्या सिर्फ ये उम्मीद की जाए कि लॉकडाउन बढ़ रहा है, यही बताएंगे, या और कई चीजें हैं जिन पर वो जानकारी दे सकते हैं, और क्या उम्मीदें रखनी चाहिए देश के लोगों को? प्रशांत भाई, इसका जवाब पूरे 10 बजे ही मिलेगा। लेकिन मैं आपसे अगर संकेत के रूप से कहूं तो आप नोट करिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे समय में कई चीजें स्पष्ट की। एक, नेतृत्व, कि हमें अगर तुरंत निर्णय लेना है तो ये निर्णयहीन सरकार ने निर्णय लेना पड़ेगा देश हित में, लोगों की जान बचाने में। आज इसलिए भारत में 10,000 के करीब है, नहीं तो इस देश के अंदर में 10 लाख हो सकते थे, जो मतलब आईसीएमआर का खुद मानना है कि जिस संख्या से बढ़ सकती थी। तो इसको कंट्रोल करने में एक सरकार का निर्णय, राज्य सरकार का सहयोग और जनता ने जो पूरा सहयोग दिखाया है कि 125 करोड़ लोगों ने लॉकडाउन को अच्छे रूप से इंप्लीमेंट किया है। उसके तुरंत बाद गरीबों की चिंता, उसके लिए वित्त मंत्रालय और भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है कि 3 महीने तक लगभग 1 लाख करोड़, 70,000 करोड़, फिर गैस के मुफ्त में उज्ज्वला में महिलाओं तक पहुंचे, 8 करोड़ महिलाओं तक, और किसानों के भी अकाउंट्स में पैसे जाए। काफी कुछ ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। फिर उसके तुरंत बाद आप नोट करिए, ईएमआई की चिंता थी। आरबीआई ने कई चीजें कहा कि छोटे इंडस्ट्रीज, छोटे एमएसएमईज वो एनपीए ना बने, लोगों की ईएमआई और लोन को लेकर चिंताएं थी, उस पर स्पष्टीकरण आया, वो हुई बात। अब पिछले 2-3 दिनों में जो भारत सरकार से निर्णय निकले हैं, जो राज्यों को कहा गया, ट्रक्स को मत रोकिए। पहले तो सिर्फ था आवश्यक वस्तु, लेकिन अब मूवमेंट ऑफ ट्रक्स को खोला जा रहा है। कोई ट्रक अगर सामान भी छोड़ देता है, कहीं खाली आ रहा है, उसको रोकना नहीं है। ड्राइवर होना चाहिए, क्लीनर होना चाहिए, और साथ में सारे कागज। लेकिन मूवमेंट ऑफ गुड्स, लघु और बाकी इंडस्ट्रीज में एक्सपोर्ट है, ऐसा एक सोच आने लगी है कि 25% सोशल डिस्टेंसिंग रखे, सफाई रखे, सैनिटाइज करे और अपना थोड़ा कार्यक्रम एक काम से बढ़ाना शुरू करे। अब चिंता जो है, जो आपने कहा, कटाई का मौसम है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर सेल की बात है, तो इन सब पे सरकार ऑलरेडी सोच रही है। अब इसका ऐलान कब हुआ, ये तो अधिकार प्रधानमंत्री जी और सरकार का है, लेकिन जो भी होगा राष्ट्र हित में ही होगा और हम सब के भलाई के लिए ही जो किया जाए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग स्वामी रामदेव के साथ एक शो कर रहे थे और वो कह रहे थे कि आज लॉकडाउन बढ़ाने के साथ साथ लॉकडाउन में जो स्लो डाउन होगा उसके बारे में भी पीएम जानकारी दे सकते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, एक विपक्ष के नेता के तौर पर, एक विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आज पीएम जब बोलेंगे तो आपकी क्या उम्मीदें हैं, और देश के नागरिक के तौर पर आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप पीएम से क्या सुनना चाह रहे हैं? देखिए सुशांत भाई, पहले तो आप सब लोगों को नमस्कार है, और दूसरी बात मैं आपसे बताऊं कि नलिन कोहली जी जैसे विद्वान प्रवक्ता ने जितनी बातें कही हैं, वो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद प्रधानमंत्री जी का जो भी संबोधन है वो लगभग काफी कुछ इन्होंने कह दिया है। हम तो प्रतिपक्ष के तौर पर भी, एक जनता के तौर पर भी सरकार के लिए गए हर निर्णय के साथ में खड़े हैं और हर निर्णय को हम मानेंगे और हर निर्णय को जनता को मनवाएंगे। ये हमारा बहुत स्पष्ट रूप से हमारा मानना है। नलिन जी के जरिए मैं जरूर 2-3 बातें कहना चाहूंगा सरकार को, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में उसको रखें। नंबर 1, गरीबों के लिए जितनी योजनाएं हैं, जिस तरीके से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि 7,500 रुपए के आसपास सबके खाते में जाएं ताकि वो लॉकडाउन में अपनी आजीविका चला पाएं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, आप भी इस चीज को मानेंगे, हर्षवर्धन जी भी मानेंगे और नलिन भाई भी मानेंगे कि देश के मध्यम वर्ग के पास, जिसके पास ना एपीएल कार्ड है, ना बीपीएल कार्ड है, ना कोई कार्ड है, ना कोई छूट है, और उसकी खर्चे उतने के उतने ही और कमाई के साधन चाहे वो
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे कहीं का सेल्समैन हो, चाहे कहीं का कुछ भी हो, उसके पास अनुमन्य सरकार की सुविधाएं तो नहीं है, लेकिन तनख्वाहें उसकी बंद हो गई हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री जी जरूर कोई ना कोई बात करें, और एनजीओ या किसी और आदमी की मदद उसको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मदद लेने में उसे शर्म आती है। तो ये सारी चीजों को प्रधानमंत्री जी, देश का जो एक लगभग 50 से 60% मध्यम वर्ग है, इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात जो सबसे बड़ी चीज है, जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनके लिए प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? ये चूंकि इनके यहां पर जो 2-2, 4-4 छोटे छोटे लोग हैं, उनके सामने आजीविका का संकट आ गया है, चूंकि छोटे दुकानदारों के सामने आजीविका का संकट आ गया। और सबसे बड़ी बात अभी जो नलिन जी ने कही, उसका समर्थन है कि जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट को आपको खुली छूट देनी पड़ेगी विद डिस्टेंसिंग, विद सारी सामाजिक चीजों को, जो प्रधानमंत्री जी भी कहेंगे, जो देश कह रहा है, जो तो आप भी मोटे तौर पर यही कह रहे हैं कि मिडिल क्लास और जो गरीब वर्ग है उसके लिए आप कहना चाहूंगा। हाँ, नलिन भाई एक सेकंड, एक रिएक्शन मैं बस हर्षवर्धन जी से ले लूं, फिर मैं आपके पास आता हूं, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। हर्षवर्धन जी, आपके हिसाब से एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, आज पीएम जब बोलेंगे आपसे करीब 49 मिनट बाद, आपकी उम्मीदें क्या हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जब अभी बोलेंगे तो सबसे बड़ी उम्मीद तो यही है कि वो देश को वो बताएंगे कि किस तरह से जो ये चाइनीज वायरस है, इससे लड़ाई में हम कहाँ खड़े और क्या क्या हमने हासिल कर लिया है। दिनों की देशबंदी की बात कर रहे हैं, और उसके साथ शायद वो बात करेंगे कि कैसे वो, खास करके जब सीएम के साथ, जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, तो उसमें उन्होंने जान भी जहान भी की बात की थी, और वो उस तरफ इशारा करता है जिसको नलिन जी भी कह रहे हैं, सुरेंद्र जी भी कह रहे हैं। उसमें बस मैं 2 चीजें जोड़ दूं कि एक तो ये कि जो कटाई या एसेंशियल फूड्स की कैटेगरी में जो आते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज की कैटेगरी में आते हैं, उनको कहीं किसी तरह की रोक अभी भी नहीं है। और गांवों में, चूंकि हमारे भी खेत में, गांव में कटाई शुरू हो चुकी है, मड़ाई हो रही है, तो उसको लेकर बहुत साफ निर्देश पहले से राज्य सरकारों ने भी दिए हैं और केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी हुई। मुझे जो लगता है कि एसेंशियल कमोडिटी में कुछ और नए आइटम्स जोड़े जाने चाहिए। एक चीज से मैं सहमत नहीं हूं कि ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से खुली छूट दे दी जाए, क्योंकि उसमें संकट ये होगा कि आप उसको चेक नहीं कर पाएंगे। अब आपको, जो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी भी सोच रहे होंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री भी सोच रहे होंगे, जैसे एक उदाहरण आया अरुणाचल प्रदेश का, कि उन्होंने कहा है कि आप अपने यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं, लेकिन बाहर से मजदूर नहीं आएगा, आपको जो अथॉरिटी है उसको बताना पड़ेगा, उससे लाइसेंस लेना होगा। इसी तरह हम अलग अलग क्लस्टर में छोटी छोटी गतिविधियां शुरू होती हुई देख सकते हैं। उसके पीछे 2 वजह है। एक, जो कहा गया कि जो कर्मचारी है, जो जिसको हम कहें कि मजदूर के तौर पर है या उससे ऊपर भी है, और वो कुछ तो चले गए, अपने गांव लौट गए, कुछ जो वहीं क्लस्टर में, इंडस्ट्रियल क्लस्टर में बचे हुए हैं, अगर वो वहां है तो उनका संकट वो भी है कि खाने और दूसरी समस्याएं, और कंपनी अगर बंद होने की तरफ जाएगी तो भले ही कर्ज एनपीए न हो। ठीक है, तो जो अब देखिए, इन सवालों को थोड़ा नलिन जी के सामने रखते हैं। नलिन जी, जो बातें उठाई गई, चाहे वो सुरेंद्र कोहली जी ने कही हो, हर्षवर्धन जी कह रहे हो, मैं आप जो कहना चाह रहे हैं वो कहिए, मैं बस उसमें सवाल जोड़ रहा हूं। जैसे अगर हम ये कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को आप पूरी तरीके से खुली छूट दे दें, ट्रकों को आने दें, उसमें हमको ये भी तो ध्यान रखना होगा सर कि वो जो ट्रक चलते हैं वो बहुत लंबी लंबी दूरी तय करते हैं, 2-2 दिन, 3-3 दिन का उनका सफर होता है। रास्ते में वो ढाबों पर खाते हैं, फिर आपको वो ढाबे भी खोलने होंगे, वो व्यवस्था भी करनी होगी कि उनको कोई रास्ते में दिक्कत ना आए, तो वो करना होगा। दूसरी एक समस्या आ रही है कि जिन मजदूरों को सरकार ने रखा हुआ है कि आप हमारे यहां पर रहिए, आपको खाना दे रहे हैं, सर उनकी स्थिति है कि वो बाहर निकल नहीं सकते, अंदर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं है, एक बिस्तर मिला हुआ उस पर बैठे हुए हैं, तो उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हमको सोचना होगा कि वो कितने दिन इस चीज को बर्दाश्त कर पाएंगे। सुशांत भाई, दोनों आपके सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि हर्षवर्धन जी, आप, सुरेंद्र भाई और आपके जितने देखने वाले हैं व्यूअर्स, हम सब एक साथ आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नमन करें, क्योंकि आज जो हमारी जो एक महत्वपूर्ण जो आज देन है संविधान, वो संविधान और उसके तहत ही हमारी फ्री एक मीडिया है, हमारा एक लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है, और हर वर्ग के लिए जो आज देश में हो रहा है, खासकर दलितों के लिए, तो उस सबको हम अगर याद करेंगे तो आज एक महत्वपूर्ण दिन है, और उसका नमन करना भी मैं मानता हूं कि हम सब जुड़कर ही उसका नमन कर रहे होंगे और जब नमन करते भी हैं।
अब मैं आपके प्रश्न पे आ जाऊं। आपका प्रश्न बिल्कुल एक मैनेजमेंट की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रश्न है। आप 2 मिनट के लिए इसको देखिए कि हमारी बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट जो है लगभग 660 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके नीचे फिर हमारे ब्लॉक्स और तहसील ये सब जो होते हैं अलग अलग होते हैं, विलेज लेवल तक जाता है। डिस्ट्रिक्ट के ऊपर राज्य है और राज्य के बाद एक रीजनल एरिया है और फिर राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय तो है ही है, पर ये बीमारी अंतर्राष्ट्रीय एक पैंडेमिक है, महामारी। इसकी कल्पना किसी ने नहीं की, कर भी नहीं सकते थे, और इसके इम्पैक्ट को रोकना भी किसी ने ऐसा सोचा नहीं। इन परिस्थितियों में भी हम अच्छा कर रहे हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल जैसे मैन्युफैक्चरिंग में भी पूरी चेन की आवश्यकता है। एक कंपनी अगर आवश्यक वस्तु बनाती है तो उसकी रॉ मटेरियल भी होती है, उसके सप्लाई चेन में उसकी पैकेजिंग मटेरियल भी होता है, कई उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो ये सब सोच जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए थोड़ा समय लगता है हर चीज को अनाउंस करने में, केवल अनाउंसमेंट में नहीं है। तो जब आप बात कर रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ गुड्स किस रूप से ये किए जाएंगे, इस पे क्या नियम लागू होंगे, आज व्यक्ति जो है अगर वो अपने घर से खाना उठा के चले, और कई लोग जो ऐसा कर रहे हैं, उसको लेकर चले तो शायद रुकने की आवश्यकता ना पड़े। कुछ जोन्स खोलेंगे नहीं खोलेंगे, क्योंकि मूवमेंट में 12-12, 15-15 घंटे नॉन स्टॉप तो गाड़ी चल नहीं सकती, कहीं तो रुकना पड़ेगा। क्या पेट्रोल पंप्स का प्रयोग किया जाएगा इसके लिए, क्योंकि पेट्रोल पंप्स में टॉयलेट्स भी अब बन गए हैं इस देश में, तो उसका प्रयोग किया है। तो ये एक पूरी एक मैनेजमेंट दृष्टि है, इसीलिए कुछ चीजों को अनाउंस करने में समय लगता है, और सरकार लगातार इन्हीं सब चीजों को एक किस्म से उस पर ध्यान लगा रही है, लोगों का सुझाव ले रही है, और क्या देश हित में इस परिस्थिति में सबसे उचित रहेगा उसके बाद ही मोदी जी की सरकार अनाउंस करेगी। तो मुझे लग रहा है इसीलिए इन चीजों के लिए थोड़ा सर मजदूरों के लिए धीरे धीरे कई मजदूर तो ये भी समस्या है सर, वो घर चले गए, अब मान लीजिए ये थोड़ी छूट मिलेगी और उनका काम यहाँ दिल्ली की किसी फैक्ट्री में है और वो बिहार वापस लौट गया, तो फिर वो क्या करेगा? मैंने आपका प्रश्न समझा और उसका मैं उत्तर भी देना चाहता हूँ। पहले फेज में जब कहा गया था लॉकडाउन पे, जो जहां है वहां है। अब हुआ क्या है कि ऐसा नहीं है कि देश के सारे मजदूर अपने गांव तक पहुंच गए। लगभग आज के दिन 15 लाख ऐसे हैं माइग्रेंट लेबर जो अलग अलग कैंपों में आज रुके हुए, जिनकी चर्चा आपने की, और आपकी भी ये प्रश्न और चिंता बिल्कुल उचित है कि उनकी जिंदगी इस वक्त बहुत सीमित हो गई है, जहां वो एक किस्म से अकेले या 1-2 जानकार के साथ ही रह गए। ये दिक्कत तो इनफैक्ट पूरे देश की हो गई है, जो घरों में लॉक्ड हैं, जिनके मतलब दोस्त दूर हैं। तो आज के दिन एक कम से कम बढ़िया है कि हर भारतीय के पास मोबाइल फोन लगभग हो गया है। आज 100 करोड़ से अधिक मोबाइल फोन कनेक्शंस हैं लोगों के पास। तो एक फैक्टर है। बाकी क्या इसमें और जुड़ना चाहिए, मैं मानता हूं राज्य और केंद्र सरकार इस पर जरूर सोचे। ठीक है सुरेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, विपक्ष जहां से खड़ा होकर इस 21 दिन को इवैल्यूएट करेगा, आज चूंकि लॉकडाउन का आखिरी दिन है पहले वाले फेज का, आपके हिसाब से इस 21 दिन में हमने ज्यादा चीजें अचीव की हैं, सही दिशा में देश जा रहा है, या कुछ आपको लगा कि कुछ गड़बड़ भी हुआ और इसको ठीक किया जाना चाहिए? देखिए, ये वक्त ऐसा है, महामारी का वक्त है, इसमें सच्चाई ये है कि पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है और सरकार के किए गए निर्णयों के साथ में खड़ा है। उसमें जितनी कमियां हैं वो कमियां निकालने का आज का वक्त नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं कमियां भी निकालेंगे, हम आलोचना भी करेंगे, हमारी सकारात्मक आलोचना अगर ये सुधर जाए तो अच्छा हो जाएगा। राजनीति उस एंगल से पूछ रहा हूं सर जी। हाँ, अगर आप उस एंगल से पूछ रहे हैं तो निश्चित तौर पर मेरे कुछ सुझाव हैं जो आदरणीय नलिन जी के जरिए मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचे। तो उसमें सुझाव नंबर 1 तो सबसे बड़ा, मैंने पहले भी कहा था कि देश के मध्यम वर्ग के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं गया है। देश के मध्यम वर्ग को जरूर एड्रेस करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में है, वो हाथ फैला नहीं सकता। सुशांत भाई, आप, मैं, सभी लोग लगभग मध्यम वर्ग में हैं, और निम्न मध्यम वर्ग में आपके कैमरामैन हैं, आपके जो छोटे स्ट्रिंगर हैं, वो आने होने को सामाजिक बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा में है, लेकिन उनके घर की जो बचत है वो मेरे ख्याल से उतनी नहीं है। और दूसरा, उनके पास कोई कार्ड नहीं है, एपीएल, बीपीएल, कोई भी कार्ड नहीं है, कोई अनुमन्य सुविधा नहीं है। उनका बिजली का बिल उतना ही है, दूध का बिल उतना ही है, सब्जी का बिल उतना ही है। और आज मेरी एक बड़ी स्पष्ट मांग है प्रधानमंत्री जी से कि राज्यों के साथ मिलकर, वो चाहे कांग्रेस के राज्य हो, चाहे भाजपा के, चाहे किसी के भी राज्य हो, राज्यों के साथ मिलकर के कम से कम 50% बिजली के बिल को अगले 3 महीने के लिए मुआफ किया जाए, और यह उद्योगों के लिए भी लागू हो और यह साथ में आम जनता के लिए प्राइवेट भी लागू हो, नंबर 1।
नंबर 2 सबसे बड़ी बात है, उद्योगों को फेज वाइज ही खोला जा सकता है। हमारा यह मानना है कि कम से कम उद्योग को आप 25% की कैपेसिटी के साथ खोलिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे और सुरेंद्र जी, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नलिन भाई, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। मैं आपकी बात फिर पूरी करने के लिए आपको मौका दूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि एक सवाल यह है कि इस लॉकडाउन में हमें यह भी समझना होगा कि कितना केंद्र निर्देशित करे और कितना राज्य अपने से फैसला ले, इसकी छूट देनी चाहिए। इस पर भी चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। पीएम के संबोधन से 3 घंटे पहले सोनिया गांधी ने क्या संदेश दिया है वो भी आपको दिखाएंगे।